गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम सभी शुरू करते हैं। तो ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है। जल्दी से आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे सब कुछ बढ़िया है, अच्छे से सुनाई दे रहा है सभी बच्चों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। और कल हम लोगों ने नया चैप्टर यहाँ पे शुरू किया था, मतलब चैप्टर कहीं ना कहीं यूनिट एक ही है, सेल बायोलॉजी, बट उसके अलग अलग टॉपिक्स हम सभी कर रहे थे। और आज हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत और कोशिकांग क्या होते हैं, सेल थ्योरी और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और हाँ, कल जो भी मैंने आपको पढ़ाया था एक बार फटाफट से मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि कोशिका जीव विज्ञान साइटोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका का अध्ययन करना ही यहाँ पर कोशिका जीव विज्ञान कहलाता है। साइटोलॉजी हर्ट बिंग नाम के एक साइंटिस्ट ने यह टर्म यहाँ पर दिया था। साइटोजेनेटिक्स मूलर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और साथ में मैंने आपको बताया था कि कोशिका विज्ञान के जनक, सेल की खोज, सेल शब्द का नामकरण, कोशिका भित्ति की खोज, ये सारी चीजें रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द साइटोलॉजी कहा जाता है। और इनके द्वारा जो लिखी हुई बुक थी उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, है ना। फिर इसके बाद साथ में मैंने आपको ये भी समझाया था कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी। तो यहीं पर ही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो आंसर करना एंटोनी वेन लिवेनहॉक ने की थी। और जो कुछ भी इन्होंने देखा था इसको कहा एनिमल क्यूल्स, ठीक है। और बैक्टीरिया की खोज इन्होंने सबसे पहले की थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ द नेचर। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक। फिर आते हैं कार्ल पी स्वानसन, जिन्हें हम आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कहते हैं। इन्होंने सेल बायोलॉजी, सेल बुक लिखी थी। और फिर आते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान, जिसके फादर कौन थे, अरुण कुमार शर्मा, है ना। तो यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इसके आगे हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा इसमें हम सभी बात करेंगे सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। इसी को हम सभी कहते हैं कोशिका सिद्धांत, और इसी को कई बार हम कोशावाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सभी बात करेंगे यहाँ पे कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी। देखो बेटा, ये जो आपका फाउंडेशन बैच है ना, तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी तरह के एग्जाम में यह आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप जितने भी तरह के एग्जाम्स के नेम ले सकते हो, सभी में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो जैसे बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम सीजीएल के लिए है, बिहार एसआई के लिए है, ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए है। ठीक है, चलो तो शुरू करें यहाँ पर। ओके, अब बातचीत नहीं, अब फटाफट से पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी जो होती है उसको हम सभी कोशिका सिद्धांत या फिर कोशावाद के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आती है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि भाई ये जो सिद्धांत है यह किससे संबंधित है, और ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को यहाँ पर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है दो साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट, इनकी फोटो आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। ये दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है थियोडोर स्वान और एक का नाम है मैथिया जैकब स्लेडन। ठीक है, अब आप कहोगे मैम थोड़ा सा फास्ट चलिए, तो विकास कुमार एक काम करते हैं, फिर आप ही पढ़ा दीजिए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, आप ही पढ़ा दो। बेटा आप इस तरह की हरकतें अगर करोगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट अल्टीमेटम था। ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ पर ये इस तरह की बातें करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ा दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो बेटा ये देखो ये सब चीजें यहाँ पर नहीं चलेंगी। ठीक है, हमारा पढ़ाने का अपना एक तरीका है और हम उसी तरीके से यहाँ पे पढ़ाएंगे। और या फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ देर के लिए मुझे फिर कमेंट ऑफ यहाँ पे कराना पड़ेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, आप लोगों को ही हानि होगी, क्योंकि जब आप इस तरह के कमेंट करते हैं तो होता क्या है कि जो टीचर होता है उसका मूड खराब हो जाता है, और जब मूड खराब हो जाता है तो वो उतने खुशी से और अच्छे मन से आपको नहीं पढ़ा पाता। तो इसमें हानि किसकी है, बच्चों की। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करिए कि मूर्खतापूर्वक किसी भी तरह का कोई भी कमेंट आप लोग ना करें, आराम से पढ़ें। आप सिलेबस में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप मुझे बता सकते हो, उसी के लिए मैं हूं, है ना बच्चों। चलो ठीक है,
तो शुरू करते हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम सभी शुरू करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। पहले है यहाँ पे थियोडोर स्वान और दूसरे है मेथियान जैकब स्लेडन। अब इतने बड़े बड़े यहाँ पर नाम हैं। अब आप कहोगे मैम इतने सारे नाम हम कैसे याद करें? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका जो सरनेम है आप सिर्फ उसको याद कर लो, जैसे स्वान और स्लेडन, स्वान और स्लेडन, ठीक है। तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट आते हैं, स्वान और स्लेडन, उन दोनों ने मिलकर के यहाँ पर क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। याद हो गया ना? तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर सीधे सीधे करना है, स्वान और स्लेडन ने दिया था। किसने दिया था? स्वान और स्लेडन ने दिया था। ठीक है, क्लियर है बेटा? बेटा ये दो अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। एक साइंटिस्ट ये है स्वान और ये है स्लेडन, दो अलग अलग साइंटिस्ट है, ठीक है। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के सेल थ्योरी यहाँ पर दी। अब सबसे पहले बात आती है कि भाई जो भी यहाँ पर सेल थ्योरी दी गई थी वो कितनी थी? तो आंसर करना, 3 थ्योरी यहाँ पर दी गई। कौन सी? 3 थ्योरी यहाँ पर दी गई। और इन 3 थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो लास्ट की जो थ्योरी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है। तो चलो एक एक करके इन 3 थ्योरी को हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है। सभी बच्चे एक बार जोर से पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर आप सभी क्या देख रहे हो? सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने हुए हैं। अब इसको जरा ध्यान से बोलो, एक या अधिक कोशिकाओं के बने हैं। तो हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई भी एक सेल से बना हुआ है तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। और हम सभी ने पहले ही पढ़ा है एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जैसे कि अमीबा, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। तो जितने भी जीव हैं वह क्या होंगे? यहाँ पर एक कोशिकीय जीव से यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, सिर्फ एक कोशिका से। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है अधिक कोशिकाओं से बने हैं, यानी यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय जीव के बारे में बात हो रही है। तो या तो कुछ जीव ऐसे होंगे जो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर, सिर्फ एक कोशिका के बने होंगे, या फिर कुछ ऐसे होंगे जो बहुत सारी कोशिका के बने हुए होंगे। तो ये तो पहली थ्योरी तो हमने पहले ही पढ़ा है, तो ठीक है, हमें पहले ही पता है कि सभी कोशिका या तो एक सेल से बने हैं मतलब यूनिसेलुलर है, या तो बहुत सारी सेल से बने हैं यानी मल्टी सेलुलर है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, हमें समझ आ गया ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? चलो थोड़ा जोर से पढ़ते हैं। द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। ये भी तो हमें पता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको क्या कहा था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप यहाँ पर देखें तो कोई भी कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की क्या है? इकाई है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ये भी बात हमें पता है कि भाई जितने भी जीवित प्राणी होंगे उनके अंदर एक सेल तो पाई ही जाएगी। तो ये भी हमारे बाएं हाथ का खेल है, हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक। तो ये दोनों तो स्टेटमेंट बहुत ही इजी हैं कि सभी जीव या तो यूनिसेलुलर है या तो मल्टी सेलुलर है और वह सेल से यहाँ पर बने हुए होंगे। अब आता है सबसे लास्ट में तीसरा वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। चलो अब पढ़ाई पे ध्यान दो। तीसरा वाला पॉइंट क्या लिखा है? सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। ऑल सेल्स अराइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इसका क्या मतलब है? तो चलो इसको भी हम सभी समझते हैं, ठीक है अंकित। तो अब चलो इसको भी हम सभी यहाँ पर समझते हैं। अब बेटा आप सभी ने आरबीसी का नाम सुना है? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, सुना है ना? सभी बच्चों ने सुना होगा लाल रक्त कणिकाएं। अच्छा मुझे कमेंट करके बताओ कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उसकी जीवन अवधि कितनी होती है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। लाइफ स्पेन कितना होता है? जीवन अवधि कितनी होती है? कितने दिनों तक वह जिंदा रहती है? आरबीसी कितने दिनों तक जिंदा रहती है? 120 दिनों तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 120 दिनों तक जिंदा रहती है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि 120 दिनों तक जिंदा रहती है। अब जल्दी से बताओ आप सभी कितने साल के हो? बताओ फटाफट से, आप सभी कितने साल के हो? कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे 18 साल के, कुछ होंगे 16 साल के, कुछ होंगे 20-22 साल के, कुछ होंगे 25 साल के, है ना? ओके कुछ बच्चे हैं 28 साल के। अच्छा 28 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
19 साल के, 13 साल के, अच्छा चलो ठीक है 1 साल के भी बच्चे हैं, ठीक है, KG1 वाले बच्चे भी हैं मेरे पास। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप सभी क्या देख रहे हो कि भाई आप तो मान लो 5 साल के हो, 10 साल के हो, 20 साल के हो, ठीक है, 19 साल के हो, 17 साल के हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आरबीसी कितनी है? 120 दिन, ठीक है अंकित, मैंने देख लिया बेटा, 120 दिनों की है, ठीक है। तो 120 दिनों की जीवन अवधि है, तो 120 दिन बाद तो आरबीसी मर गई होगी। तो फिर अभी हमारे शरीर में ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, यह कैसे बनी? अब हमारे शरीर में ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, ये कैसे बनी? कैसे बनी? तो आंसर आपको करना है कि बच्चों, जब कभी भी आरबीसी मरी होगी तो उससे पहले इसने सेल डिवीजन किया होगा। क्या? सेल डिवीजन किया होगा, कोशिका विभाजन किया होगा। और कोशिका विभाजन का क्या मतलब होता है कि कोई एक सेल है वो 2 या 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो जैसे आप क्या समझ सकते हो कि कोई भी मनुष्य है वो मर रहा है, पर उससे पहले उसने अपने जैसे संतानों को पैदा किया। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप किसी भी कोशिका को देखते हो तो जो कोशिका होती है वो मरने से पहले अपनी जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, सेल डिवीजन से यहाँ पर करती है। तो जैसे मान लो कि कोई भी एक कोशिका है, उसने 2 या 4 नई कोशिकाओं का निर्माण किया, और इसी प्रोसेस को हम सभी क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। इसी प्रोसेस को हम सभी क्या कहते हैं बेटा? कोशिका विभाजन, ठीक है। अब कोशिका विभाजन कई तरीके से होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि कोशिका विभाजन के माध्यम से हमने देखा कि एक कोशिका 2 या 4 नई कोशिकाओं को बना सकती है, ठीक है, डन यहां तक। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं इस कोशिका के बारे में, तो इसे हम सभी कहते हैं पेरेंट सेल, और हिंदी में कहा जाता है पैतृक कोशिका। क्या कहा जाएगा? पैतृक कोशिका, ठीक है, जैसे माता पिता, पैतृक कोशिका, ठीक है। और जो नई सेल यहाँ पर बनती है बेटा, इसको हम सभी कहते हैं डॉटर सेल्स, यानी संतति कोशिका, है ना। तो हम सभी ने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बन रही हैं। यही हमने देखा ना कि जो भी डॉटर सेल्स बन रही हैं, जो भी संतति कोशिका बन रही हैं, वो पेरेंट सेल से ही तो बन रही हैं, पहले से मौजूद सेल से ही नई सेल्स यहाँ पे बन रही हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। बस बात खत्म। तो कोई भी नई सेल बन रही है तो वो पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ऑल सेल्स अराइजेस ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही इनका विकास होता है, ठीक है। तो यही हमारे सिद्धांत है, और जो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सबसे लास्ट, है ना। तो अगर एग्जाम में कभी भी ये पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि कोशिका सिद्धांत का जो निचोड़ है वह बताओ, तो आंसर करना कि निचोड़ यही है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है, स्लीडन एंड स्वान नाम के 2 साइंटिस्ट हैं, ठीक है नितेश। और यहाँ पर आपने यह देखा कि सभी जीव जो होते हैं या तो वह एक सेल से बने हैं या तो वह बहुत सारी सेल से बने हैं। हम सभी को ये पता है कि जो भी सेल होता है वो हमारे शरीर की एक इकाई होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। बस बात खत्म। और ये जो तीसरा वाला है ना, इसी को आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मजेदार बात, जैसे आप सभी यहाँ पर बात करते हो, जैसे ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, हम सभी के बारे में बात करते हैं। हम सभी कैसे हैं यहाँ पर? आंसर करना, हम सभी हैं मल्टी सेलुलर। क्या है बेटा? हम सभी मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय हम सभी हैं। क्या हम सभी सेल थ्योरी को फॉलो करेंगे? सेल थ्योरी की मान्यता हम पे लागू होगी? हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर हम किसी बैक्टीरिया के पास जाते हैं, वो है यूनिसेलुलर, सिर्फ एक सेल से बनी है, तो क्या वह सेल थ्योरी को फॉलो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम सभी सेल से बने हुए हैं, तो हम सभी सेल थ्योरी को फॉलो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। पर यही पर ही निशांत मैंने 4 बार बता दिया बेटा, कोशिका क्या है? जीवन की इकाई है, यही चीज तो बोला है, बस खत्म बात, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ऐसा कौन है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता? तो अगर आप प्रीवियस ईयर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखो पेपर,
उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। ऐसा कौन है जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, नहीं मानता? कौन है ऐसा? आंसर वायरस। आंसर क्या है? वायरस, विषाणु, वायरस। तो जो वायरस होता है बच्चों, वो कभी भी यहाँ पर सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। अब यहाँ पर बात आती है ऐसा क्यों, है ना? दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों। तो सबसे मजेदार बात कि वायरस की अगर आप बात करते हो तो वायरस सेल का बना होता ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर आप सेल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हो तो ये किसको फॉलो करेगा? जो कौन फॉलो करेगा? जो सेल से बना है वही तो इसको फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं वायरस के बारे में, तो जो वायरस होता है वो तो सेल का बना ही नहीं है, तो फिर वो सेल थ्योरी क्यों फालतू में फॉलो करेगा, है ना? तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जब हम विषाणु के बारे में बात करते हैं, जब हम वायरस के बारे में बात करते हैं, तो जो वायरस होता है वह सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मैम अगर यह सेल से नहीं बना तो फिर यह किससे बना हुआ होगा, है ना? दिमाग में आ रहा होगा। तो आंसर आपको क्या करना है कि जब हम वायरस के बारे में बात करते हैं तो इसमें कोई भी सेल नहीं पाई जाती, कोई भी कोशिका इसमें नहीं पाई जाती। तो कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती तो इसे हम सभी क्या कहते हैं? असेलुलर। क्या कहते हैं इसको हम सभी यहाँ पर? अकोशिकीय, असेलुलर हम इसे यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अकोशिकीय, कोई भी सेल इसमें नहीं है। और ये किससे यहाँ पर बनी हुई है? तो आंसर करना, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर आप जब किसी भी वायरस को देखते हो तो खूब सारा प्रोटीन आपको यहाँ पर मिलेगा और थोड़ा सा आपको यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, जैसे कि डीएनए, आरएनए। तो जैसे आप सभी को पता है कोरोना वायरस के बारे में, है ना? कोविड-19 कोरोना वायरस, उसमें आप क्या देखते हो? आरएनए पाया जाता है। इसी तरह से अगर आप चिकन पॉक्स, जैसे चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, ये भी वायरस की वजह से होते हैं। उन वायरस की अगर आप बात करते हो तो उनमें डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा वायरस में, ठीक है, और थोड़ा सा ही होगा, और बहुत सारा प्रोटीन होगा। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के ही वायरस बनता है। वायरस में कोई भी सेल नहीं पाई जाती है और इसी वजह से वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। डन? समझ आ गया? थम्स अप कर दीजिए फटाफट से। बेटा आकाश, सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज चेक। ठीक है, चेक कर लो पहले आप। ओके, ऑलरेडी अपलोडेड है। एक ही कमेंट कर रहे हो आप बार बार। समझ आ गया सभी को? बहुत बढ़िया। चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है मैम, क्लास पीडीएफ उजला फॉर्मेट में शेयर करिए। देखो नितेश, पहली चीज की जो बोर्ड पीडीएफ है इसकी आप प्रिंट आउट क्यों निकलवा रहे हो? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। बोर्ड पीडीएफ की प्रिंट आउट क्यों निकाल रहे हो? आपको जो A4 साइज की पीडीएफ मिली है आप उसका प्रिंट आउट निकालो ना, इसका प्रिंट आउट क्यों निकाल रहे हो? आप क्यों पैसे खराब कर रहे हो? चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर ना एक नए साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, एक बिल्कुल नए साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए आज के टाइम पर अगर हम देखें, इंटरनेट कितना बढ़िया चलता है ना? आप सभी भारत के अलग अलग शहरों में बैठ करके मेरी क्लास कर रहे हो। सॉरी, अलग अलग जगह बैठ करके आप मेरी क्लास यहाँ पे कर रहे हो, है ना? बहुत अच्छे से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगी आप तुरंत ही पलक झपकते ही उस चीज को आप देख सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं था। पहले के टाइम पे तो न्यूज़पेपर भी नहीं निकलते थे, और बनते भी थे अगर न्यूज़पेपर, या किसी ने अपनी कोई बुक यहाँ पर प्रकाशित किया है या फिर उसने कुछ नया उपलब्धि वाला काम किया है, तो दूर दराज की जगह पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता था। और एक देश से दूसरे देश तो तुम भूल ही जाओ, बहुत लंबा समय लगता था। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं ना कि एक जैसे थॉट्स कभी कभी अलग अलग व्यक्तियों में भी आ सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर जब हम स्लीडन एंड स्वान के बारे में बात करते हैं, जब उन्होंने सेल थ्योरी दी, उसी टाइम पे ही लगभग आप देखोगे एक नए साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की एक थ्योरी दी। ठीक है, और ये जो थ्योरी थी इसको इन्होंने एक स्लोगन के माध्यम से समझाया, एक सदवाक्य के माध्यम से या श्लोक के माध्यम से समझाया। और वो श्लोक क्या था? ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। क्या था? ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। ठीक है, आप सभी ने हैरी पॉटर देखी है? देखिए हैरी पॉटर,
जब मैं छोटी थी मुझे बहुत पसंद था हैरी पॉटर, मैं बहुत देखती थी हैरी पॉटर। इनफैक्ट अभी भी मैं हैरी पॉटर देखने के लिए बड़ी उत्साहित रहती हूँ। देखिए हैरी पॉटर पॉटर, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो हैरी पॉटर में ना आपने देखा होगा कि एक उनके पास छड़ी होती है, जैसे हमारे पास पेन है ना, और हाँ उसमें वो लोग क्या करते थे, इस तरह से श्लोक मतलब स्लोगन पढ़ते थे, जिससे सारी चीजें कैसे हो जाती थी यहाँ पर, जैसे ताले की चाबी की तरह, है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं देखी उनको मैं बता दूं कि खुल जा सिम सिम वाली कहानी आपने पढ़ी है, कि एक गुफा होता है और एक 40 चोर होते हैं और वो खूब सारा खजाना अपने गुफा के अंदर रखते हैं। फिर एक दिन एक आता है, ठीक है, अली बाबा और वो एक कोड पढ़ता है, खुल जा सिम सिम, और जो गुफा होती है वो खुल जाती है और उसको बहुत सारा खजाना मिल जाता है ना। तो इसने जो यहाँ पर बोला खुल जा सिम सिम, या फिर यहाँ पर हैरी पॉटर कई अलग अलग मंत्र पढ़ता है, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक कोड है ना, एक्सपेक्टो पेट्रोनम, हाँ ठीक है रंजन। तो यहाँ पर आप सभी क्या देखोगे कि यह क्या है, एक कोड है, ठीक है। और ये जो एक कोड होता है, इसके माध्यम से आप किसी भी चीज को ओपन कर सकते हो, जैसे कि पासवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, पासवर्ड। तो जैसे आपका फोन है, आप फोन पे पासवर्ड लगाते हो, है ना, तो ऐसे ही पासवर्ड। तो यहाँ पर एक पासवर्ड इन्होंने बनाया, जिससे इन्होंने जो भी सेल के बारे में जरूरी था वो सारी चीजें उस पासवर्ड के अंदर थी। और इनके मंत्र का नाम क्या था, इनके पासवर्ड का नाम क्या था, तो आंसर करना है ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो यहाँ पर आपसे कई बार यह पूछा जाता है कि यह बताओ ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया, सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है। आपको आंसर करना है रुडोल्फ विर्चो। क्या आंसर करना है बेटा, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो। और इसका क्या तात्पर्य था, तो चलो इसको भी हम सभी समझते हैं, ठीक है। ओमनिस का मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन। सेलुला का मतलब होता है कोशिका, ई का मतलब होता है से, सेलुला का मतलब क्या है, कोशिका। अब चलो उल्टा इसको पढ़ के देखो, ओमनी सेलुला ई सेलुला, और यहां से उल्टा पढ़ो, कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति। क्या लिखा है यहाँ पे, सेल से सेल का ओरिजिन होना। ये बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे कि हमने सेल थ्योरी पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही है ना बच्चों, बिल्कुल वैसे ही है ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर आपने यह देखा कि इन्होंने एक यहाँ पर मंत्र दिया, एक स्लोगन दिया, जिसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना। और ओमनी सेलुला ई सेलुला का सेम वही मतलब निकलता था जो स्लीडन एंड स्वान ने दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सीधे सीधे प्रश्न बनता है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लीडन एंड स्वान। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया, रुडोल्फ विर्चो। किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। डन यहां तक, चलो बहुत बढ़िया। तो कोशिका सिद्धांत खत्म, और रुडोल्फ विर्चो का स्लोगन भी हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। डन यहां तक, चलो अब हम बात करेंगे सेल के बारे में। अब हम कहां पर पहुंच गए, हमारे सेल के पास, ठीक है। अब हम सभी कहां पर पहुंच जाएंगे, हमारे सेल के पास। अब सेल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सेल क्या है, सबसे पहले हम ये प्रश्न पूछेंगे कि भाई सेल क्या है, सेल क्या होता है। आंसर आपको सीधे सीधे करना है कि सेल की डेफिनेशन क्या है, कोशिका की यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। आंसर सीधे सीधे करिए। कोशिका का मतलब होता है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हिंदी में हम क्या कहेंगे कि जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई, है ना, जो कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यही क्या है हमारा सेल, सबसे सिंपल सबसे सिंपल सबसे सिंपल, ठीक है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग सेल को देखते हैं तो सेल से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। जब कभी भी हम यहाँ पर सेल को देखते हैं तो सेल से ही हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। तो कैसे निर्माण हुआ होगा, शायद मैंने ये भी बता दिया है, पर कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं कि जब कभी भी हम सेल को देखते हैं, जब कभी भी हम कोशिका को देखते हैं, तो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनता है, टिश्यू बनता है।
यानी ऊतक का निर्माण होता है। तो ऊतक का क्या मतलब हो गया? ग्रुप ऑफ द सेल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ द सेल्स। बहुत सारी कोशिका से मिलकर के ऊतक बनेंगी जो यहाँ पर कुछ काम करेंगी। ठीक है, बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के क्या बनेगा? यहाँ पे ऑर्गन बनेगा, अंग बनेगा, है ना। जैसे हमारा हृदय बन गया, हमारी किडनी बन गई, हमारा अमाशय बन गया। ठीक है, बहुत सारे अंग से मिलकर के क्या बनेगा? यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम, यानी अंग तंत्र बनेगा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सब क्या है? हमारे अंग तंत्र बन रहे हैं। प्रजनन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है ना, और पाचन तंत्र। तो ये सारे के सारे तंत्र यहाँ पे बन रहे हैं। और फिर बहुत सारे तंत्रों से मिलके, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर के क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा, जीव बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी क्या कह रहे हैं? जीव, ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम बॉडी शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी जो होता है, अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, तो आप कुर्सी, टेबल, चेयर, बॉल, इन सब के लिए भी बॉडी वर्ड का इस्तेमाल कर देते हो। या फिर कोई मर गया तो डेड बॉडी, क्या उसमें जीवन है? नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जीव शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव, ये जो बढ़ता हुआ क्रम है ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, बढ़ता हुआ सिस्टम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, और ये जो बढ़ता हुआ क्रम आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम सभी कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसे कहा जाता है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए कि कोशिका से ऊतक बना, ऊतक से अंग बना, अंग से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से जीव यहाँ पर बना। तो ये क्या है? कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो आप समझ पा रहे हो ना कि एक सेल से ही हम पूरा का पूरा जीव बन करके तैयार हो जाता है। और इसी वजह से हम सभी क्या कहेंगे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, डन बच्चों, यहां तक समझ आ गया? चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब कभी भी हम लोग पूरे सेल को देखते हैं तो सेल जो होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग घटक पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग सामग्री इसके अंदर पाई जाती है। और ये जो पूरी की पूरी सामग्री होती है, इसको हम सभी कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको हम सभी? प्रोटोप्लाज्म, और हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, तो अगर आपसे कभी हम किसी सेल को के बारे में बात करें तो सेल के अंदर जितना भी कंटेंट पाया जाएगा, जितनी भी सामग्री इसके अंदर पाई जाएगी, जो कुछ भी इसके अंदर पाया जाएगा, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी इसके अंदर पाया जाएगा, उसको हम सभी क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है, डन बच्चों, यहां तक समझ आ गया? तो अब सबसे पहले हम सभी यहाँ पर बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम सभी यहाँ पर? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो चलो, प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, ये किस तरीके का होता है, और इसको सबसे पहले ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने खोजा, चलो इनके बारे में भी हम सभी यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों 1835 की बात है, ईयर अगर याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है डुजार्डिन। ठीक है, और जो डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की खोज की, और साथ में ही इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को एक नाम दिया जिसका नाम था सारोकोड। क्या नाम था? सारोकोड। ठीक है, तो जीव द्रव्य की अगर हम बात करते हैं तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि यह बताओ जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, आंसर डुजार्डिन नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, और इन्होंने उस टाइम पे क्या इसका नाम रखा था, तो आंसर आपको करना है सारोकोड। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म जो नामकरण है वह किसने किया, तब आपको आंसर करना है पुरकिंजे।
आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पुरकिंजे। ठीक है, तो जीव द्रव्य की अगर हम बात करते हैं तो जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने की। और जो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था वह किसने दिया था यहाँ पर? तो आंसर करना पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जब कभी भी हम बात करते हैं जीवन की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ द लाइफ क्या है, आप सभी का क्या आंसर होगा? सेल, कोशिका। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे घुमा के पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, अगर मैं आपसे यहाँ पर घुमा करके पूछूं कि यह बताइए कि किसी भी जीवन का भौतिक आधार क्या है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूं भौतिक आधार क्या है, तब आपका आंसर पता क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी समझते हैं। नहीं, ईयर याद करने की उतनी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर ना एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेक्सले। पूरा नाम था थॉमस हेक्सले, आप सिर्फ हेक्सले भी याद कर सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछा है। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। फिजिकल बेसिक ऑफ द लाइफ किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। तो अंतर को समझो, है ना, अंतर को क्या समझना है कि अगर आपसे पूछे यूनिट ऑफ द लाइफ, जीवन का आधार क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेल। लेकिन अगर आपसे यह पूछता है कि फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछेगा कि ये बताओ जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, ये किसने बताया? कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो ये बताया? तो आंसर करना है थॉमस हेक्सले। क्या आंसर हो जाएगा? थॉमस हेक्सले। ठीक है, डन यहां तक। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सभी तरह की एक्टिविटी होती है, टूटना बनना, सेल का विकास होना, टूटना बनना, सेल का विकास होना, ये सारी चीजें क्या होंगी? यही प्रोटोप्लाज्म में ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है कि सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ठीक है कि सभी तरह की जो वाइटल एक्टिविटी है, सभी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सभी तरह की जैविक क्रियाएं हैं, वो इसी के अंदर होंगी, प्रोटोप्लाज्म के अंदर होंगी। और प्रोटोप्लाज्म में आपको वाटर जो होगा वो लगभग 80% के आसपास दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? जल ही जीवन है। आप देख पा रहे हो, अगर आप किसी सेल को देख रहे हो तो सेल के अंदर भी आपको 80% तक उसके प्रोटोप्लाज्म में आपको वाटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझाती हूँ। ठीक है, घबराओ मत, बहुत इजी है। हम सभी यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो आंसर करना है पुरकिंजे ने। ठीक है, जीवन की इकाई क्या है? सेल। लेकिन जीवन की भौतिक इकाई क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म है। ये बात किसने बताई थी? थॉमस हेक्सले। किसने बताई थी बच्चों? थॉमस हेक्सले। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? चलो, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, अब जो भी हमारा प्रोटोप्लाज्म होगा इसको हम सभी फिर से दो तरीके से बांटते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से यहां पर हम इसे बांटते हैं। ठीक है, पहला होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, द्रव्य वाला भाग है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे? दो तरीके से बांटेंगे। पहला है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और जो दूसरा होता है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, तो यहां पर आप सभी क्या देख रहे हो कि दो तरीके से इसको यहां पर बांटा गया। ठीक है, तो जीव द्रव्य दो तरीके से बांटा गया, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसका क्या मतलब है? साइटोप्लाज्म का तो क्या मतलब था कि जो कुछ भी इसके अंदर कंटेंट है सब कुछ, है ना। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल बनाया, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो क्या हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो बाहर जो द्रव्य भरा हुआ है, बाकी जगह जो द्रव्य भरा हुआ है वो क्या हो गया?
साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखते हो तो जो जीव द्रव्य होता है इसको भी हम दो तरीके से बांटते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, डन। इसके अलावा एक और अलग तरीके से भी हम इसे बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं कि जैसे हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से भी बांट सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड के तरीके से भी। ठीक है, जैसे प्रोटोप्लाज्म में हमको दो तरह के कंपोनेंट दिखाई देते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, यही साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स, और हिंदी में इसे हम कहते हैं कोशिका। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें जो लिक्विड वाला भाग होता है, द्रव्य वाला भाग, वो क्या कहलाएगा, कोशिका द्रव्य। और जो इसके अंदर सॉलिड वाला भाग होता है, ठोस वाला भाग होता है, वो क्या कहलाएगा, कोशिका। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, रिक्तिकाएं हो गई, ये सब कुछ ठोस भाग होते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, कोशिकांग। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो तरीके से हम इसको यहाँ पर बांट सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पर मेन फोकस करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे, साइटोप्लाज्म और कोशिकांग। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सभी यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म को हम सभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे अगर आप किसी भी सेल को देखते हो, जैसे कि ये वाली आपको सेल एक दिखाई दे रही है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हल्का हल्का नीले रंग का कुछ भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। ठीक है, यही क्या है आपका साइटोप्लाज्म, यही क्या है आपका बच्चों, साइटोप्लाज्म। और इसी में ही जो कोशिकांग होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सभी के सभी इसी साइटोप्लाज्म में आपको तैरते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो चलो साइटोप्लाज्म के बारे में हम सभी यहाँ पर कुछ बढ़िया सा पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, साइटोप्लाज्म जिसको हम सभी कोशिका द्रव्य कह रहे हैं, ये जेली के समान होता है। कैसा होता है, ये जेली के समान होता है। तो अगर आप यहाँ पर किसी भी कोशिका को देखते हो तो कोशिका के अंदर जेली की तरह एक संरचना दिखाई देती है, जेली की तरह। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि किसी भी सेल के अंदर जेली की तरह जो द्रव्य दिखाई दे रहा है वह क्या है, आंसर कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म है। ये काफी थिक सॉल्यूशन होता है, काफी गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, और इसी के अंदर सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, और यह पारदर्शी होता है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये कैसा होता है, देखो यहाँ पर ये कैसा है, पारदर्शी सा होता है, जेली की तरह होता है, और इसी के अंदर सारे के सारे कोशिकांग होते हैं, और ये गाढ़ा सा सॉल्यूशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह ये कि यह बताओ कि साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी। अब यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि यह बताइए कि साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी। आंसर करना, रॉबर्ट हुक ने ही साइटोप्लाज्म की खोज की थी। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, ये नाम किसने दिया था। तो आंसर क्या करना, कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पर साइटोप्लाज्म शब्द दिया था। ठीक है, डन, यहां तक समझ आ गया। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूं बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम लोग किसी भी सेल को देखते हैं तो जो सेल होता है उसके अंदर जो द्रव्य वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। और जो सॉलिड वाला भाग होता है उसको हम सभी क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी कोशिका द्रव्य होता है वह क्या है। तो आंसर करना है, कोशिका द्रव्य जेली की तरह होता है, गाढ़ा सॉल्यूशन होता है, और इसी के अंदर सभी प्रकार के कोशिकांग हमें देखने के लिए मिलते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। और फिर मैंने आपको समझाया कि जो भी हमारा कोशिका द्रव्य है उसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और ये नामकरण, जो साइटोप्लाज्म में जो नामकरण किया है, ये किसने किया है, कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने किया है।
ठीक है, चलो यहां तक सभी को समझ आया तो थम्स अप कर दो फटाफट से। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है बेटा पूछ सकते हो, है ना, पूछ लो, पूछ लो, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आया है, पूछो फटाफट से। समझ आ गया, अच्छा ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो फिर आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखेंगे, और कल की क्लास में हम सभी क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वह किस तरह के होते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चलो। वायरसेस की वायरसेस के बारे में काफी बच्चे डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं बेटा, वो अलग से टॉपिक कराऊंगी मैं आपका, वायरस बैक्टीरिया ये सब अलग से कराऊंगी, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। इसकी बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे ही ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ऐसे इसकी A4 साइज की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।